तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वैंग लिन 3 ग्रैंड एम्पिरियन से बचकर निकल गया था और उन्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता चली थी। फिर वैंग लिन एक पेड़ में आ गया था और उसने माउंटेन सी स्पिरिट्स को बाहर निकाल लिया था। तो अब आगे। तो वीडियो की शुरुआत में वैंग लिन के माइंड में इस वक्त काफी कुछ चल रहा होता है। पिछले कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका वुड एसेंस अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। वो अपने चारों तरफ इस एसेंस की पावर को फील कर सकता है, लेकिन एक कंफ्यूजन अब भी है। उसके पास 2 स्पिरिट्स बची हैं और वो सोचता है कि क्या वो इन्हें कंज्यूम करने के बाद एक एसेंस ट्रू बॉडी बना पाएगा। वुड एसेंस का बिहेवियर थोड़ा अलग था। इसका अब्जॉर्प्शन प्रोसेस काफी स्लो होता जा रहा था, इसलिए वैंग लिन ज्यादा वेट नहीं करता और उन दोनों स्पिरिट्स को निकालकर तुरंत अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर देता है ताकि वो धीरे धीरे रिफाइन होती रहें। लेकिन अभी उसके लिए सबसे अर्जेंट काम कुछ और ही था। वैंग लिन अपना ध्यान उस स्वॉर्ड फ्रैगमेंट पर शिफ्ट करता है जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। जैसे ही वो अपना राइट हैंड मूव करता है, उसकी पाम पर वो फ्रैगमेंट अपीयर हो जाता है। उसमें से एंडलेस गोल्डन लाइट निकल रही थी और उसके एजेस काफी अजीब थे, लेकिन उसकी ऑरा इतनी शार्प थी कि जैसे इस पूरे वर्ल्ड को चीर देगी। तभी वैंग लिन की अपनी आंखों से भी वैसी ही गोल्डन लाइट निकलने लगती है और उसके अंदर एक दूसरे स्वॉर्ड फ्रैगमेंट की शैडो दिखाई देती है। दोनों फ्रैगमेंट्स के बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा होता है और वैंग लिन को अपने माइंड में किसी के बुलाने की फीलिंग आने लगती है और तभी वो स्वॉर्ड फ्रैगमेंट मेल्ट होकर काउंटलेस गोल्डन लाइंस में बदल जाता है और सीधा वैंग लिन की आंखों के अंदर समा जाता है। पाइन ट्री के नीचे जो चमक थी वो अब गायब हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वैंग लिन वहां एकदम शांत होकर कल्टीवेशन में डूब जाता है। 7 दिन बीत जाते हैं। बाहर का मौसम बदल रहा था, लेकिन किसी भी कल्टीवेटर को इस बात का पता नहीं चलता कि उस पाइन ट्री के अंदर कोई बैठा है। वैंग लिन की आईलिड्स के पीछे एक खौफनाक गोल्डन लाइट छुपी हुई थी और उन 7 दिनों में उसने अपने माइंड में हजारों साल गुजार दिए थे। उसके माइंड में वो दोनों फ्रैगमेंट्स फ्यूज होकर अब एक फुट लंबी छोटी गोल्डन स्वॉर्ड बन चुके थे जो बेहद सॉलिड और पावरफुल लग रही थी। 8वें दिन वैंग लिन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों से एक ऐसी मॉन्स्ट्रस गोल्डन लाइट निकलती है जो पूरे पाइन ट्री को भर देती। ये सप्रेशन की पावर इतनी खतरनाक थी कि मानो पूरे वर्ल्ड को शैटर कर देगी। लेकिन कुछ ही घंटों में वो सारी लाइट वापस उसकी आंखों में सिमट जाती और उसकी आंखें एकदम नॉर्मल दिखने लगती हैं। मगर उस गहरी शांति के पीछे एक ऐसी दहशत छुपी थी कि अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो बैटल से पहले ही उसका दिल कांप जाए। वैंग लिन समझ जाता है कि ये मेटल एसेंस की पीक पावर है जो सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड से उसने हासिल की है। इस नए एनलाइटनमेंट के साथ वैंग लिन अपनी पावर टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपना राइट हैंड उठाता है और जैसे ही फिस्ट बनाता है 98 आफ्टर इमेजेस उसके हाथ के साथ फ्यूज हो जाती हैं। उसके हाथों से क्रैकल होने की आवाजें आती हैं और 9 ब्लैक वॉर्टिसेस दिखाई देने लगे जिनमें उसके स्पेल्स मौजूद। पहले वो सिर्फ 9 स्पेल्स फ्यूज कर पाता था, लेकिन अब तभी एक 10th और फिर एक 11th वॉर्टेक्स भी वहां बन जाता है। वैंग लिन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी से 11 स्पेल्स एक साथ छोड़ सकता है। इसका मतलब ये था कि जब उसकी एसेंस ट्रू बॉडीज अपीयर होंगी तो उसका एक अटैक सीधा 44 स्पेल्स का डैमेज देगा। लेकिन वैंग लिन यहाँ नहीं रुकता। वो अपनी लिमिट को और पुश करता है और एक जोर की रोर निकालता है और तभी अचानक वहाँ 12th और 13th वॉर्टेक्स भी बन जाते हैं। वैंग लिन की सांसें फूलने लगती है। ये उसकी लिमिट। अब वो बिना सोल आर्मर के भी किसी ऐसे एम्पीरियन एक्सॉल्ट से लड़ सकता था जो 52 स्पेल्स फ्यूज करता हो। वैंग लिन स्माइल करता है और सोचता है कि अब वो एम्पीरियन ट्रायल का 5th लेवल बहुत आराम से क्लियर कर लेगा। लेकिन वो अभी वापस नहीं जाना चाहता था। वो तब जाएगा जब वो पूरी दुनिया को अपने कारनामे से शॉक कर सके। वैंग लिन खड़ा होता है और उसकी आंखों में एक नया मकसद दिखता है। वो अब किसी नॉर्मल एम्पीरियन एक्सॉल्ट को चैलेंज नहीं करेगा। उसका अगला टारगेट ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का दोंगलिन सेक्ट है, जहां वो उस दोंगलिन पूल को देखना चाहता है जिसे उसने कभी इल्यूजन में देखा था। वो प्लान बनाता है कि वहां से निकलने के बाद वो दूसरी बार एम्पीरियन ट्रायल में एंटर करेगा और फिर किसी ग्रैंड एम्पीरियन को चूज करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट की इंपीरियल सिटी जाएगा। अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के बाद उसका आखिरी स्टॉप एंशिएंट कंट्री होगा जहां वो अपने टीचर स्वान लो से मिलकर अपना वादा पूरा करेगा। वैंग लिन एक लंबी सांस लेता है और उस पाइन ट्री से डिसअपियर होकर लाइट की तरह ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है। उड़ते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, वानर। वो खुद से कहता है कि जिस दिल वो ग्रैंड एम्पीरियन बनेगा वो खुद उसे रेजरेक्ट करेगा। उसकी कोल्ड आइज में हजारों साल का इंतजार और प्यार साफ दिख रहा होता है। और तभी हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक रिमोट और सुनसान इलाका दिखाया जाता है जिसे ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यहाँ कल्टिवेटर्स बहुत कम दिखते थे, लेकिन लैंड फर्टाइल होने की वजह से हर तरफ ग्रीनरी थी और मॉर्टल्स की एक बड़ी आबादी यहाँ सुकून से रहती थी। सदियों से सेलेस्टियल्स की कहानियां सुनने की वजह से यहाँ के मॉर्टल्स उनकी पूजा करते थे और उन जैसा बनना चाहते थे। इस कॉन्टिनेंट का सबसे मिस्टीरियस और बड़ा सेक्ट डोंगलिन सेक्ट दुनिया से कट कर रहता था। उसके डिसाइपल्स हमेशा फॉग के पीछे छुपे रहते और शायद ही कभी बाहर निकलते थे। इस रहस्य की वजह से मॉर्टल्स के दिल में सेलेस्टियल्स के लिए और भी ज्यादा इज्जत और तड़प पैदा हो गई थी। एक दिन एक सिटी के बाहर
बाहर लगभग 100 लोग बड़ी उम्मीद के साथ धूप में खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। इन्हें कुछ हौसले से भरे बूढ़े लीड कर रहे थे। तभी एक मिडिल एज्ड क्लर्क गर्मी से परेशान होकर शिकायत करने लगता है, ग्रेट सेलेस्टियल शायद भूल गए हैं, हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं। ये सुनकर एक बूढ़ा उसे डांट देता है और कहता है, सेलेस्टियल की मर्जी है वो कब आए, उनका डिसरिस्पेक्ट मत करो वरना तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे ग्रेट सेलेस्टियल जिन ने पहले भी कई गांव दूर रहकर बचाए थे, यहाँ तक कि उनकी एक आवाज से नदियां तक रुक जाती थीं। बच्चों को सेलेक्ट करके उन्हें सेलेस्टियल बनने की राह पर भेज दिया है। उनका एक मशहूर डायलॉग था, अगर कोई सेलेस्टियल बन जाए तो उससे जुड़े मुर्गे और कुत्ते भी हेवेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और एक बड़ी रेड अम्ब्रेला के नीचे पर्पल बैम्बू चेयर पर बैठा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा दिखाई देता है। उसे 4 मजबूत आदमी गोल्डन रोव्स में उठाए हुए होते हैं। ये ग्रेट सेलेस्टियल जिन ब्याओ था, जो कि तुम्हें याद ही होगा कि एक वैंग लिन का सर्वेंट था, जो कि बाकी लोगों के साथ ही इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर रीइंकार्नेट हुआ था। तो तुम मुझे ये बताओ, वैंग लिन ने इसे अपना सर्वेंट कब बनाया था? और उसे देखते ही लोग इमॉर्टल सेलेस्टियल के नारे लगाने लगते हैं और जमीन पर गिरकर पूजा करते हैं। जिन ब्याओ अपना हाथ हवा में लहराता है और तभी आसमान के बादल गायब हो जाते हैं। लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। फिर वो एक लग्जूरियस पैलेस का इल्यूजन क्रिएट करता है और आसमान में बड़े बड़े सेलेस्टियल क्रेन्स उड़ने लगते हैं। मॉडल्स के लिए ये करिश्मा था, लेकिन जिन ब्याओ मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। वो बचपन से ही एक कॉन मैन था और उसने बिना किसी टीचर के थोड़ी बहुत कल्टीवेशन सीख ली थी। वो इन भोले लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। इसी दौरान वहां से हजारों किलोमीटर दूर आसमान में रिपल्स पैदा होती हैं और वैंग लिन वहां अपीयर होता है। उसे पता चलता है कि वो ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट पहुंच चुका है। वैंग लिन सोचता है कि डोंगलिन सेक्ट इतना मिस्टीरियस है तो शायद वहां एम्पीरियन एक्सॉल्ट कल्टिवेटर्स होंगे। वैंग लिन अपना डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है और तभी उसे एक फेमिलियर फ्लक्चुएशन फील होती है। ये वही सील थी जो उसने रीइंकार्नेटेड लोगों पर लगाई थी। वैंग लिन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो डोंगलिन सेक्ट जाने का इरादा बदल देता है और उस फ्लक्चुएशन की तरफ फ्लाई करने लगता है। एक ही फ्लैश में वो लाखों किलोमीटर्स क्रॉस करके उस मॉर्टल सिटी के ऊपर पहुंच जाता है। नीचे देखने पर उसे वही सफेद बालों वाला बूढ़ा दिखता है। वैंग लिन उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है और हल्की स्माइल के साथ सोचता है, लियू जिनबियाओ, इसमें पिछले जन्म में डाओ ऑफ डिसेप्शन सीखा था और इस जन्म में भी उसी रास्ते पर चल रहा है। वैंग लिन को थोड़ा हेडेक भी होता है ये देखकर कि लियू जिनबियाओ अब मॉर्टल्स को डिसीव कर रहा है, जबकि पहले वो कल्टिवेटर्स को ठगता था। वैंग लिन चेक करता है कि लियू जिनबियाओ ने कोर फॉर्मेशन स्टेज रीच कर ली। सिटी में 3 दिन बीतने के बाद लियू जिनबियाओ 5 बच्चों को लेकर निकल जाता है। वैंग लिन शांति से उसे फॉलो करता है और सोचता है, अगर लियू जिनबियाओ ने इन बच्चों को किया या इनके साथ कुछ बुरा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लियू जिनबियाओ उन बच्चों को लेकर एक पहाड़ी के पास पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को बाहर रुकने को कहता है। वो उन बच्चों को एक केव में ले जाता है और अचानक सीरियस हो जाता है। बच्चों को देखकर वो बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से झूठ बोला था, मैं एक फ्रॉड हूं और एक कॉन मैन हूं। ये सुनकर बच्चे और आसमान में छुपा वैंग लिन दोनों शॉक हो जाते हैं। लियू जिनबियाओ कंटिन्यू करता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत खराब है और कोई सेक्ट तुम्हें एडमिट नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं सिस्टम को चीट करके तुम्हें सेक्ट में एंटर करा सकता हूँ। अगर तुम एंटर होने के बाद मेहनत करोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हें भुला दिए जाओगे। वो उन्हें बताता है कि बच्चों को सेक्ट में एंटर करवाने के बदले उसे कुछ मटेरियल्स मिलेंगे। वो उन्हें ऑप्शन देता है कि जो डरता है वो घर जा सकता है। वैंग लिन ये देखकर हैरान था कि लियू जिनबियाओ की डिसेप्शन स्किल्स पहले से बेहतर हो गई हैं। 5 बच्चों में से 3 डरकर घर जाने का डिसाइड करते हैं। लियू जिनबियाओ उनकी मेमोरीज इरेज कर देता है और उन्हें वापस सिटी भेज देता है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की डिटर्मिन्ड रहते हैं और सेक्ट में जाने का फैसला करते हैं। लियू जिनबियाओ खुशी से अपना सर हिलाता है और उन्हें आगे की तैयारी करवाने लगता है। वैंग लिन देख रहा है कि लियू जिनबियाओ ने 2 पर्पल हर्ब्स निकाली, जिनमें से एक का रंग थोड़ा ज्यादा डार्क है। लियू बिना वक्त गवाए उन हर्ब्स को दोनों बच्चों के आईब्रोज के बीच प्रेस कर देता है। उन हर्ब्स से एक अजीब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंट निकल रही है और माथे पर दबते ही वो बच्चों की स्किन के नीचे एक नेट की तरह फैल जाती हैं। वैंग लिन उन हर्ब्स को घूरता है तो उसे उनसे बहुत ही कम लेकिन बेहद प्योर वाइटैलिटी फील होती है। उसे समझ आता है कि अगर वो ऐसी 10,000 हर्ब्स एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी हीलिंग में काफी मदद होगी। ये वाइटैलिटी इतनी प्योर इसलिए है क्योंकि उन हर्ब्स में सेलेस्टियल एनर्जी छुपी है। वैंग लिन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी एल्केमी जेड्स देखी हैं, लेकिन कितना भी सोचने पर उसे इस हर्ब का नाम याद नहीं आता। हालांकि वो इतना जरूर देख लेता है कि ये हर्ब्स बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी बल्कि उनके टैलेंट को ही बदल देंगी। डार्क हर्ब ने लड़के के असली टैलेंट को एक जाले की तरह मास्क कर दिया है, जिससे वो अब पहले से कहीं बेहतर दिखने लगा है। वैंग लिन के कल्टीवेशन लेवल के लिए ये सब देखना आसान है, लेकिन किसी सेकंड या थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के लिए इस धोखे को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये हर्ब्स बच्चों की बॉडी के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी हैं। वैंग लिन सीक्रेटली अपना सर हिलाता है। वो समझता है कि अगर लियू जिनबियाओ ने इसी तरह धोखा देना जारी रखा तो किसी दिन कोई बड़ा एक्सपर्ट उसे पकड़कर उसका शिकार जरूर करेगा। दोनों बच्चों के साथ ये प्रोसेस खत्म करके लियू गर्व से खड़ा होता है और उन्हें लेकर साउथ की तरफ फ्लाई कर जाता है। थोड़ी देर में वो बादलों से ढके एक स्टीप पहाड़ के पास पहुंचता है। लियू सोचता है कि ये उसका आखिरी काम है। इसके बाद वो अपना चेहरा बदलकर इस कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने अब तक इतनी पिल्स और स्पेल्स जमा कर ली हैं कि वो आराम से नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच सकता है।
वो एक गहरी सांस लेता है और बच्चों को पीक पर छोड़कर अकेले वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी स्काई में एक रिपल गूंजती है। कोई डिविनेशन का यूज करके लियू जिन ब्याओ की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। वांग लिन अपनी डिवाइन सेंस से उस डिविनेशन पावर के पार देख लेता है, जहां एक पैलेस में कुछ कल्टिवेटर्स एक बुढ़ा आदमी के साथ खड़े हैं। वो बुढ़ा आदमी अपनी कोल्ड आइज खोलता है और कहता है, मैंने उस जिन ब्याओजी को ढूंढ लिया है, जल्दी जाओ और उसे कैप्चर करो, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी ओरिजिन सोल तबाह ना हो, मुझे उसका सोल सर्च करना है। वांग लिन बेखबर लियू को देखकर एक आह भरता है और सोचता है कि जब तक इसे थोड़ी चोट नहीं लगेगी ये सबक नहीं सीखेगा। आधे घंटे बाद 4 कल्टीवेटर्स टेलीपोर्ट होकर आते हैं और लियू को घेर लेते हैं। लियू जिन ब्याओ की अंदर से फट रही होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं। वो इतना काम रहता है कि पकड़ने आए लोग भी हैरान हो जाते हैं। लीडर के इशारा करते ही जब एक कल्टीवेटर आगे बढ़ता है तो लियू एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, एरोगेंट, तुम्हारे छोटे से सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर मैं जरा भी इंजर हुआ तो मेरे मास्टर तुम्हारा पूरा सेक्ट तबाह कर देंगे। 1 घंटे बाद लियू को क्लाउड सेट के पैलेस में लाया जाता है, जहाँ वही बुढ़ा आदमी बैठा होता है। बुढ़ा ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लाउड सेट को धोखा देने की? लियू बिना डरे बोलता है, धोखा दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे मामूली सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई मुझे कैप्चर करने की? अगर मैं इंजर हुआ तो डोंगलिन सेक्ट को भी मेरे मास्टर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बुढ़ा हंसकर पूछता है, अच्छा तो कौन है तुम्हारे मास्टर? लियू गर्व से बोलता है, ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई के फॉलोअर एम्पीरियन एक्सॉल्ट गुया। बुढ़ा को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि एक कोर फॉर्मेशन वाला उनका सर्वेंट कैसे हो सकता है? तभी लियू गुस्से में चिल्लाता है, धोखा देना मेरा डोमेन है, अपनी आंखें खोलो और देखो क्या मेरा लेवल सच में सिर्फ कोर फॉर्मेशन है? लियू के अंदर डाउ ऑफ डिसेप्शन का सेकंड लेवल एक्टिव हो जाता है, जहां वो खुद को भी धोखा दे देता है कि वो एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। जब वो खुद पर यकीन कर लेता है तो उसका डर गायब हो जाता है। ओल्ड मैन को सच में उसके अंदर एक एंशिएंट ऑरा फील होने लगती है और वो सोच में पड़ जाता है। लियू आगे बढ़ता है और अपने बैग से पिल्स का ढेर निकालकर उन्हें डस्ट में शैटर कर देता है। वो ट्रेजर्स निकालता है और उन्हें भी तोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि उसे इन सस्ती चीजों की कोई परवाह नहीं है। ओल्ड मैन अब पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। लियू तभी एक वुडन टोकन निकालकर उसकी तरफ फेंकता है जिस पर गुआ या लिखा होता है। उस टोकन से निकल रही डेथ ऑरा को देखकर ओल्ड मैन का दिल कांप जाता है। वो हारते हुए कहता है, गेट खोल दो, इसे जाने दो। लियू शांति से निकल जाता है, लेकिन जंगल में लैंड करते ही डर के मारे उसका फेस पेल हो जाता है। वो सोचता है, मैं तो लगभग मर ही गया था। तभी पीछे से वांग लिन की शांत आवाज आती है, तुमने डिसेप्शन का सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। लियू कांप जाता है और वही पुरानी एक्टिंग शुरू करता है, लेकिन वांग लिन मुस्कुराकर बोलता है, ये टोकन एक अच्छा फेक है, तुमने किसी डेड बॉडी से डेथ ऑरा इसमें भरी है। वांग लिन के हर वर्ड के साथ लियू का झूठ कोलैप्स होने लगता है। पहली बार किसी ने उसके सच को पूरी तरह पकड़ लिया था। लियू बुरी तरह डरते हुए चिल्लाता है, आप आखिर कौन हो? वांग लिन देखता है कि लियू की पुरानी मेमोरीज का सील अब खुद ब खुद टूटने लगा है। लियू जिन ब्याओ डर से थर थर कांपते हुए पूछता है कि वांग लिन को उसके डाउ ऑफ डिसेप्शन के बारे में कैसे पता चला। उसका डर इतना गहरा था जैसे ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका हो। वांग लिन बड़े सुकून से वाइन का घूंट लेता है और कहता है, ये तुम ही ने मुझे बताया था। लियू जिन ब्याओ की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मास्टर एम्पीरियन एक्सॉल्ट गुया की धमकी देता है और हकलाते हुए बोलता है कि उसने वांग लिन को कभी नहीं देखा, तो वो उससे क्या चाहता है। वांग लिन जग नीचे रखता है और सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम लियू जिन ब्याओ हो और मैं वांग लिन, क्या कुछ याद आया? ये नाम सुनते ही लियू जिन ब्याओ का सर दर्द से फटने लगता है और वो कांपने लगता है। वांग लिन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लियू जिन ब्याओ खुद से अपना सील नहीं तोड़ पा रहा। वो धीरे से अपनी उंगली उठाता है और लियू जिन ब्याओ की आईब्रोज के बीच पॉइंट कर देता है और तभी लियू जिन ब्याओ के दिमाग में एक धमाका होता है, जैसे लाखों बिजलियां एक साथ गिरी हों। उसका विजन धुंधला हो जाता है और उसे अपनी सैकड़ों साल की लाइफ एक फिल्म की तरह दिखने लगती है। उसके माइंड में पुरानी यादें गूंजने लगती हैं, जहां वो खुद को ग्रेट सेलेस्टियल जिन ब्याओ बोल रहा होता है। उसे याद आता है कैसे वो बचपन से ही लोगों को चीट करने में माहिर था। कभी वो खुद को रीइंकार्नेटेड सेलेस्टियल बताता तो कभी 4 साल की उम्र में कैंडी के लिए किसी बच्चे को धोखा देता। उसे अपना पुराना दोस्त सू लिगुओ भी याद आता है, जिसके साथ उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच करती थी। धीरे धीरे दोनों लाइफ्स की यादें एक दूसरे से मिल जाती हैं। जब लियू जिन ब्याओ अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वांग लिन को देखते ही उसका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, मास्टर मास्टर। वांग लिन स्माइल करता है और उसे वाइन ऑफर करते हुए बोलता है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर हमारी इस मुलाकात की खुशी में एक घूंट पियो। वाइन पीते ही लियू जिन ब्याओ को एक बड़ा रियलाइजेशन होता है। वो कहता है कि उसे लगता था उसका डाउ ऑफ डिसेप्शन पीक पर है, लेकिन रीइंकार्नेशन ने उसे समझाया कि असली पीक क्या होता है। वो वांग लिन के आगे झुक जाता है। वांग लिन उसे रोकता है और बोलता है कि वो अब आजाद है, लेकिन लियू जिन ब्याओ पीछा नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है और मास्टर के साथ रहना ही बेस्ट है। वांग लिन हंस पड़ता है और उसे अपने साथ डोंगलिन सेक्ट चलने को कहता है।
रास्ते में लियू जिनब्याओ बताता है कि वो इस लाइफ में जू ली गुआ से मिल चुका है। वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के हेवन वाटर कॉन्टिनेंट में एक डाकू बना बैठा था। लियू जिनब्याओ ने उसे थोड़ा धोखा दिया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट भेज दिया। वांग लिन ये सुनकर स्माइल करता है और सोचता है कि जब वो जू ली गुआ से मिलेगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। लियू जिनब्याओ मन ही मन खुश हो रहा था कि इस बार वो मास्टर का पहला फॉलोअर बन गया है। अब वो जू ली गुआ से पुराना बदला लेगा। फ्लाई करते हुए वो दोनों दोंगलिन सेक्ट पहुंच जाते हैं। वांग लिन वहां के फॉर्मेशन को बाईपास करके सीधा उस जगह जाता है जहां सू डाओ यानी कि 7 कलर्ड सेलेस्टियल सवरेन रहा करता था। पहाड़ के पास एक नदी बह रही थी और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांग लिन ने एक बार इल्यूजन में देखा था। वांग लिन बारिश में शांति से खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे फील होता है कि जिंदगी एक सपना है और सपना ही जिंदगी। वो अपने लेफ्ट हैंड को लाइफ, राइट हैंड को डेथ और अपनी हथेलियों को कर्मा की तरह दे। वो सोचता है कि जब वो आंखें खोलता है तो दुनिया रियल लगती है और बंद करने पर फेक। तभी लियू जिनब्याओ बोलता है कि रीइंकार्नेशन ने उसे डिसेप्शन का सेकंड स्टेप समझा दिया है। उसका मानना है कि सिर्फ खुद को यकीन दिलाना काफी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को उस झूठ पर यकीन दिलाना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर वो डाओ को भी धोखा दे दे तो वो असली सेलेस्टियल बन जाएगा। लियू जिनब्याओ की बातें सुनकर वांग लिन को भी एक नया रास्ता दिखता है। उसे रियलाइज होता है कि एक फोर्थ एसेंस भी है, रीइंकार्नेशन, जो हर चीज की साइकिल है। वो समझ जाता है कि लाइफ और डेथ एक रस्सी है, कर्मा उसका जाल है और ट्रू फॉल्स एक बैरियर है। उसने इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा जाल बनाया जिससे उसने खुद को, उस मछली को पकड़ ली। वांग लिन पहाड़ की चोटी से पूरे सेक्ट को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि ये डोंगलिन सेक्ट असल में एक मुर्दा सेक्ट, ये सब सिर्फ एक सपना है, इसलिए यहाँ के लोग कभी बाहर नहीं जाते। अब वांग लिन की आंखों के सामने वो असलियत थी जो बाहर की दुनिया कभी नहीं देख सकती थी। वो हरी पहाड़ियां, साफ पानी और पवेलियंस अब पूरी तरह से डस्ट और डीके से भरी एक डेड जगह में बदल चुके थे। और जिन डोंगलिन सेक्ट डिसाइपल्स को वांग लिन ने चलते हुए देखा था वो अब सिर्फ स्केलेटन्स बन चुके थे जो हर तरफ बिखरे पड़े। फिर रेजिडेंसेस के अंदर कल्टीवेट कर रहे डिसाइपल्स भी सिर्फ स्केलेटन्स थे और ये अब पूरी तरह से एक डेड सेक्ट बन चुका था जहां सिर्फ एक पावरफुल डेथ ऑरा थी। लेकिन इस पावरफुल डेथ ऑरा के ऊपर एक ड्रीम एग्जिस्ट करता था जिसमें उन काउंटलेस मरे हुए लोगों का इल्यूजन था और ऐसा लगता था जैसे डोंगलिन सेक्ट के उन डिसाइपल्स को पता ही नहीं था कि वो मर चुके हैं और वो अभी भी उस ड्रीम में कल्टीवेट कर रहे। और यही वजह थी कि जब वांग लिन और लियू जिनब्याओ वहां खड़े थे तो सारे डोंगलिन सेक्ट डिसाइपल्स उनके पास से गुजर जाते हैं। लेकिन ये गोस्ट्स नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ एक ड्रीम था जिसे मौत के बारे में नहीं पता था। फिर इस ड्रीम में अगर कोई बाहर का इंसान आ भी जाता तो उसके लिए ये नोटिस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो भी इस ड्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। ये जगह काउंटलेस सालों से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन वांग लिन समझ जाता है कि लोग यहाँ बिना कुछ नोटिस किए आते थे और गेस्ट्स बनकर चले जाते थे और उसके लिए इस जगह की रियलिटी को देखने वाला पहला इंसान बनना नामुमकिन, क्योंकि वो देखता है कि डोंगलिन सेक्ट के सेंटर में एक बड़ा टेम्पल था जहाँ सैडनेस से भरी एक पावरफुल वाइटैलिटी शांति से एग्जिस्ट करती थी। और ये वाइटैलिटी एक ऐसे अकेले बच्चे की तरह थी जिसने अपनी फैमिली खो दी हो और रोने के बाद इस जगह को गार्ड कर रहा हो। किसी का साथ न होने पर उस अकेलेपन में एक ड्रीम फॉर्म हो जाता है जहाँ पहाड़ियां हरी थी। वो हरी पहाड़ियां, साफ पानी और पवेलियंस अब पूरी तरह से डस्ट और डीके से भरी एक डेड जगह में बदल चुके। और जिन डोंगलिन सेक्ट डिसाइपल्स को वांग लिन ने चलते हुए देखा था वो अब सिर्फ स्केलेटन्स बन चुके थे जो हर तरफ बिखरे पड़े थे। फिर रेजिडेंसेस के अंदर कल्टीवेट कर रहे डिसाइपल्स भी सिर्फ स्केलेटन्स थे और ये अब पूरी तरह से एक डेड सेक्ट बन चुका था जहां सिर्फ एक पावरफुल डेथ ऑरा थी। लेकिन इस पावरफुल डेथ ऑरा के ऊपर एक ड्रीम एग्जिस्ट करता था जिसमें उन काउंटलेस मरे हुए लोगों का इल्यूजन था और ऐसा लगता था जैसे डोंगलिन सेक्ट के उन डिसाइपल्स को पता ही नहीं था कि वो मर चुके हैं और वो अभी भी उस ड्रीम में कल्टीवेट कर रहे थे। और यही वजह थी कि जब वांग लिन और लियू जिनब्याओ वहां खड़े थे तो सारे डोंगलिन सेक्ट डिसाइपल्स उनके पास से गुजर जाते हैं। लेकिन ये गोस्ट्स नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ एक ड्रीम था जिसे मौत के बारे में नहीं पता। फिर इस ड्रीम में अगर कोई बाहर का इंसान आ भी जाता तो उसके लिए ये नोटिस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो भी इस ड्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। ये जगह काउंटलेस सालों से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन वांग लिन समझ जाता है कि लोग यहाँ बिना कुछ नोटिस किए आते थे और गेस्ट्स बनकर चले जाते थे और उसके लिए इस जगह की रियलिटी को देखने वाला पहला इंसान बनना नामुमकिन था क्योंकि वो देखता है कि डोंगलिन सेक्ट के सेंटर में एक बड़ा टेम्पल था जहां सैडनेस से भरी एक पावरफुल वाइटैलिटी शांति से एग्जिस्ट करती थी और ये वाइटैलिटी एक ऐसे अकेले बच्चे की तरह थी जिसने अपनी फैमिली खो दी हो और रोने के बाद इस जगह को गार्ड कर रहा हो। किसी का साथ न होने पर उस अकेलेपन में एक ड्रीम फॉर्म हो जाता है जहाँ पहाड़ियां हरी थी, पानी साफ था और सेक्ट वापस से डिसाइपल्स की वाइटैलिटी से भर जाता है। अगर वांग लिन अपनी एथीरियल एसेंसेस कॉम्प्रहेंड करने से पहले यहाँ आता तो वो कुछ नहीं देख पाता, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ देखता है और साय करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जब हवा गुजरती है तो वो अपनी आंखें खोलता है और डोंगलिन सेक्ट से डेथ और डीके गायब हो जाती है और उसकी जगह काउंटलेस डिसाइपल्स की लाइफ आ जाती है और वांग लिन आराम से बोलता है चलो। फिर वो आगे बढ़ जाता है और लियू जिनब्याओ इन चेंजेस को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है इस जगह में, इसीलिए वो वांग लिन के पीछे चलने लगता है। आगे बढ़ते हुए वांग लिन के आसपास रिपल्स एको होती हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख सकते।
सकते थे क्योंकि वैंग लिन खुद को इस ड्रीम का हिस्सा बनने दे रहा था। और जब वो और लियू जिनब्याओ लैंड करते हैं तो दूर से लाइट की 2 रेज उड़ती हुई आती हैं, जिसमें से एक आदमी और एक औरत कल्टीवेटर बाहर निकलते हैं। ये दोनों बहुत यंग थे और उस हैंडसम आदमी ने जल्दी से अपनी रिस्पेक्ट शो की, जबकि उस औरत ने वैंग लिन को क्यूरियसली देखा। और वो यंग आदमी स्माइल करते हुए बोलता है, सीनियर, जूनियर एंसेस्टर के ऑर्डर्स के अंडर सीनियर को डोंगलिन टेम्पल इनवाइट करने आया है। उस औरत ने भी अपने हाथ जोड़े और वैंग लिन अपने दिल में साय करता है और एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ हाँ में सर हिला देता है। फिर उनके गाइडेंस में वैंग लिन सेक्ट के सेंटर की तरफ उड़ जाता है, जहाँ रास्ते में उसे आसमान में उड़ते क्रेन्स और कल्टीवेट करते हुए जिंदा डिसाइपल्स दिखते हैं जो उसे एक ट्रेजर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। जब वो सेंटर में डोंगलिन टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो लाइट की 2 रेज उनके पास आती हैं और एक जोर की हंसी एको होती है और वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, डोंगचुन, शाओयान, तुम दोनों जा सकते हो। फिर उन लाइट रेज में से 2 कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं, जिसमें से बोलने वाला एक ओल्ड मैन था और उसके बगल में एक मिडिल एज मैन था जो स्माइल करते हुए वैंग लिन के सामने हाथ जोड़ता है। और ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्डन एग्जॉल्ट्स थे। और वो ओल्ड मैन रिस्पेक्टफुली बोलता है, मेरा नाम जियू तियान्यान है जो डॉनलिन सेक्ट का हेड एल्डर है और मैं एंसेस्टर के ऑर्डर पर सीनियर को डॉनलिन टेम्पल में इनवाइट करने आया हूं। फिर वो मिडिल एज्ड मैन पोलाइटली स्माइल करते हुए बोलता है, जूनियर ही दाव है जो डॉनलिन सेक्ट का सेक्ट मास्टर है, ग्रीटिंग सीनियर। उन दोनों को देखकर वैंग लिन की आंखें सैडनेस से भर जाती हैं और वो सोचता है कि आखिर किस तरह के अकेलेपन ने किसी को अपने साथ के लिए एक ड्रीम क्रिएट करने पर मजबूर कर दिया था। और वैंग लिन साई करते हुए बोलता है, चलो। वो दोनों गोल्डन एग्जॉल्ट्स वैंग लिन को उसके स्टेटस के हिसाब से रिस्पेक्ट देते हुए उसे डॉनलिन सेक्ट के सेंटर उस होली लैंड डॉनलिन टेम्पल तक ले आते हैं। और वो ओल्ड मैन हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली बोलता है, एंसेस्टर अंदर है और हमारे पास समन नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, तो सीनियर कृत्या खुद अंदर जाएं। वैंग लिन नॉड करता है और डॉनलिन सेक्ट के दरवाजे को देखता है। सच तो ये था कि इस ड्रीम को समझने के बाद वो खुद रूविन से चलकर इस सैडनेस से भरे टेम्पल तक आ सकता था और उसे इन इल्यूजन से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उस सौरो और अकेलेपन को फील कर सकता था और वो डॉनलिन सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करता था, जिसके बदले में उसे भी एंसेस्टर की रिस्पेक्ट मिलती है। और वैंग लिन आराम से बोलता है, जिन ब्याओ, बाहर मेरा इंतजार करो। फिर वैंग लिन डॉनलिन टेम्पल की तरफ चलने लगता है और लियू जिन ब्याओ रिस्पेक्टफुली नॉड करके आसपास देखता है क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। वैंग लिन धीरे धीरे डॉनलिन टेम्पल की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो टेम्पल में एंटर करता है तो अकेलेपन और सैडनेस से भरी एक एंशिएंट आवाज अंदर एको होती है और वो एंशिएंट आवाज दुख के साथ बोलते हैं, तुम आ गए। टेम्पल में वैंग लिन के ठीक सामने 2 आदमियों और एक औरत की 3 बड़ी स्टैचूज थी जो स्माइल के साथ ईस्ट की तरफ देख रही, और उन स्टैचूज के नीचे ग्रे रोब पहने एक ओल्ड मैन था जिसका चेहरा ब्राउन स्पॉट से भरा था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे एक मॉर्टल की तरह लग रहा था जिसका एक्सप्रेशन बेहद मिजरेबल और एंडलेस सॉरो से भरा था। सैडनेस के अलावा उसकी बॉडी के अंदर एक पावरफुल ऑरा छिपी हुई थी जो वैंग लिन के अब तक मिले किसी भी एम्पीरियन एग्जॉल्ट से कहीं ज्यादा थी। और वैंग लिन साय करते हुए बोलता है, मैं यहाँ हूँ। फिर वो उस ओल्ड मैन के पास जाकर बैठ जाता है और अपने दाएं हाथ को वेव करके एक वाइन का जग निकाल लेता है और वैंग लिन वाइन का जग आगे बढ़ाते हुए बोलता है, थोड़ी पीनी है। वो ओल्ड मैन थोड़ी देर शांति से सोचता है, फिर वाइन का जग लेकर एक सिप लेता है और वो ओल्ड मैन वैंग लिन को देखते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे एक फेमिलियर आरोहा फील हो रही है और लगता है कि ये तुम्हारी पहली बार नहीं है। और दूसरा वाइन जग लेकर सिप लेते हुए वैंग लिन बोलता है, मैं एक ड्रीम में आया था। वो ओल्ड मैन दूर उस महान टेम्पल को देखते हैं और वो ओल्ड मैन धीरे धीरे बोलते हैं, शायद मैं यहाँ बहुत लंबे समय से बैठा हूँ, तो शायद तुम सच में यहाँ अपने ड्रीम में आए थे। फिर वो ओल्ड मैन आराम से पूछते हैं, क्या तुम्हारे ड्रीम में डॉनलिन सेक्ट वैसा ही था जैसा अभी है? और वैंग लिन उस ओल्ड मैन की सैडनेस फील करते हुए बोलता है, बिल्कुल वैसा ही। और वो ओल्ड मैन आंखें बंद करते हुए बोलते हैं, थैंक यू। उनके गानों पर आंसुओं की 2 लकीरें बह जाती क्योंकि उनके कल्टीवेशन लेवल के साथ उन्हें रोना नहीं चाहिए था, लेकिन वैंग लिन की बात सुनकर उनके आंसू बह निकलते हैं और वो ओल्ड मैन डेंस पेन और दुख के साथ आंखें खोलते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ बहुत लंबे समय से बैठा हूँ और तुम अकेले हो जिसने मुझे एक फेमिलियरिटी का एहसास दिया है। ये मेरा घर है। मैं बहुत पहले यहाँ से चला गया था जब मैं एक असेंडेंट एम्पीरियन बना था और जब मैं घर आया तो ये पहले ही ऐसा हो चुका था। वॉन्गलिन शांति से इस बारे में सोचता है और वो ओल्ड मैन अपनी होर्स आवाज में धीरे से बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये किसने किया और मैं पता भी नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि ग्रैंड एम्पीरियंस भी पता नहीं लगा सकते, इसलिए मैं सिर्फ अपनी यादों के साथ यहाँ बैठ सकता हूँ और इस ड्रीम को बना सकता हूँ ताकि ये ड्रीम मेरा साथ दे सके और डोंगलिन सेक्ट एग्जिस्ट करता रहे मेरे मरने के दिन तक। वॉन्गलिन इस ओल्ड मैन को देखता है और कुछ नहीं बोलता और वो सोचता है कि किस तरह के इमोशंस किसी इंसान को ऐसा बना सकते थे, कैसी सैडनेस एक इंसान को ड्रीम से धोखा देने पर मजबूर कर सकती थी और कैसा अकेलेपन एक इल्यूजन को साथ रखने के लिए क्रिएट करवा सकता था। और वॉन्गलिन सोचता है, अगर वैनर अभी भी नहीं जाग सकी, अगर पिंगर अपनी आंखें नहीं खोल सका, अगर प्लैनेट सुजाकू डिस्ट्रॉय हो गया, तो शायद
मैं भी इनकी तरह ही हो जाऊंगा, एक ऐसा इंसान जो अपने ही कल्टीवेशन प्लैनेट के वॉइड में बैठकर खुद को ड्रीम से सुन कर रहा होगा। और उस वर्ल्ड में मेरे पेरेंट्स होंगे, मैं होऊंगा, वैनर, पिंगर और वो सारे चेहरे होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। अगर वो दिन सच में आया तो शायद मैं भी वैसा ही करूंगा। और तभी वो ओल्ड मैन अचानक बोलते हैं और उनकी बात सुनकर वॉन्गलिन का दिल कांप जाता है। और वो ओल्ड मैन बोलते हैं, हेवन के फॉर्चून को लॉक कर दो और अंडरवर्ल्ड को सील कर दो। जो लोग ट्रू डाओ अचीव नहीं करेंगे वो दुख के समुद्र में डूब जाएंगे और ट्रू डाओ का पथ हमेशा के लिए खो देंगे। ट्रू डाओ के पथ पर चलो। फिर वो आगे बोलते हैं, ये उस कल्प्रिट ने मेरे डोंगलिन सेक्ट के ब्लड से एक स्टोन टैबलेट पर लिखा था। बुद्धि आदमी दुख भरी आवाज में कहते हैं, इतने सालों से मैंने इस लाइन को स्टडी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा डोंगलिन सेक्ट किसने डिस्ट्रॉय किया और उसके दिमाग में क्या थॉट्स थे। और वो आगे कहते हैं, मेरे डोंगलिन सेक्ट का वर्ल्ड के साथ कभी कोई डिस्प्यूट्स नहीं रहा और हमारे सेक्ट रूल्स हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं। डिसाइपल्स शायद ही कभी बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ फ्यूड्स क्रिएट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं और मैंने सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस किया है। और फिर वो दुख से कहते हैं, फिर भी मेरा डोंगलिन सेक्ट, मेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। मैं एक ग्रैंड एम्पीरियन के पास गया ताकि वो डिवाइन कर सकें, लेकिन वो भी मेरे डोंगलिन सेक्ट के डिस्ट्रक्शन का कॉज डिवाइन नहीं कर पाए। और वो आगे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने 5 ग्रैंड एम्पीरियंस और इंपीरियल टीचर को भी विजिट किया। लेकिन वॉन्गलिन शांति से इस बारे में सोचता है और वो ओल्ड मैन अपनी होर्स आवाज में धीरे से बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये किसने किया और मैं पता भी नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि ग्रैंड एम्पीरियंस भी पता नहीं लगा सकते। इसलिए मैं सिर्फ अपनी यादों के साथ यहाँ बैठ सकता हूँ और इस ड्रीम को बना सकता हूँ ताकि ये ड्रीम मेरा साथ दे सके और डोंगलिन सेक्ट एग्जिस्ट करता रहे मेरे मरने के दिन तक। वॉन्गलिन इस ओल्ड मैन को देखता है और कुछ नहीं बोलता और वो सोचता है कि किस तरह के इमोशंस किसी इंसान को ऐसा बना सकते थे। कैसी सैडनेस एक इंसान को ड्रीम से धोखा देने पर मजबूर कर सकती थी और कैसा अकेलेपन एक इल्यूजन को साथ रखने के लिए क्रिएट करवा सकता था। और वॉन्गलिन सोचता है, अगर वैनर अभी भी नहीं जाग सकी, अगर पिंगर अपनी आंखें नहीं खोल सका, अगर प्लैनेट सुजाकू डिस्ट्रॉय हो गया तो शायद मैं भी इनकी तरह ही हो जाऊंगा, एक ऐसा इंसान जो अपने ही कल्टीवेशन प्लैनेट के वॉइड में बैठकर खुद को ड्रीम से सुन कर रहा होगा। और उस वर्ल्ड में मेरे पेरेंट्स होंगे, मैं होऊंगा, वैनर, पिंगर और वो सारे चेहरे होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। अगर वो दिन सच में आया तो शायद मैं भी वैसा ही करूंगा। और तभी वो ओल्ड मैन अचानक बोलते हैं और उनकी बात सुनकर वॉन्गलिन का दिल कांप जाता है। और वो ओल्ड मैन बोलते हैं, हेवन के फॉर्चून को लॉक कर दो और अंडरवर्ल्ड को सील कर दो। जो लोग ट्रू डाओ अचीव नहीं करेंगे वो दुख के समुद्र में डूब जाएंगे और ट्रू डाओ का पथ हमेशा के लिए खो देंगे। ट्रू डाओ के पथ पर चलो। फिर वो आगे बोलते हैं, ये उस कल्प्रिट ने मेरे डोंगलिन सेक्ट के ब्लड से एक स्टोन टैबलेट पर लिखा था। बुद्धि आदमी दुख भरी आवाज में कहते हैं, इतने सालों से मैंने इस लाइन को स्टडी किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डोंगलिन सेक्ट किसने डिस्ट्रॉय किया और उसके दिमाग में क्या थॉट्स थे। और वो आगे कहते हैं, मेरे डोंगलिन सेक्ट का वर्ल्ड के साथ कभी कोई डिस्प्यूट्स नहीं रहा और हमारे सेक्ट रूल्स हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं। डिसाइपल्स शायद ही कभी बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ फ्यूड्स क्रिएट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं और मैंने सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस किया है। और फिर वो दुख से कहते हैं, फिर भी मेरा डोंगलिन सेक्ट, मेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। मैं एक ग्रैंड एम्पीरियन के पास गया ताकि वो डिवाइन कर सकें, लेकिन वो भी मेरे डोंगलिन सेक्ट के डिस्ट्रक्शन का कॉज डिवाइन नहीं कर पाए। और वो आगे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने 5 ग्रैंड एम्पीरियंस और इंपीरियल टीचर को भी विजिट किया, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ इंपीरियल टीचर ने डिविनेशन के दौरान मुंह भर ब्लड कॉफ किया और उनकी आंखों में फियर भर गया था, लेकिन वो फियर सिर्फ एक पल के लिए था और फिर उसकी जगह कंफ्यूजन ने ले ली। बुद्धे आदमी की सैड आंखों में एक अनइमेजिनेबल हेट्रेड और मैडनेस दिखने लगती है और वो कहते हैं, वो 3 दिन तक कंफ्यूज रहे और मैंने उन्हें उन 3 दिनों तक देखा। जब वो सोबर हुए तो वो भूल चुके थे कि उन्होंने मेरे लिए क्या डिवाइन किया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उनके इन 3 दिनों की मेमोरीज को वाइप कर दिया हो। काफी देर बाद वो अपनी भारी आवाज में कहते हैं, मैं उस स्टोन टैबलेट को नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने उस हैंडराइटिंग को अपनी सूल में इम्प्रिंट कर ली। उस पर्सन को फाइंड करने के लिए ये मेरा इकलौता क्लू है। क्या तुम उस स्टोन टैबलेट को देखना चाहते हो? वॉन्गलिन शांति से हाँ में सिर हिलाता है। बुढ़े आदमी अपनी आंखें बंद होने के बाद भी इस नोट को नोटिस कर लेते हैं। वो अपना राइट हैंड रेज करके वेव करते हैं और तभी टेम्पल के अंदर डेथ का ऑरा तेजी से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे टेम्पल अचानक से काउंटलेस ईयर्स पुराना हो गया हो। ये अपनी ग्लोरी की स्टेट से सीधा डीके की स्टेट में चला जाता है। पूरा टेम्पल डस्ट से कवर हो जाता है और पिलर्स पर क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि बुढ़े आदमी के पीछे रखी 3 स्टैचूज भी चेंज होकर टूट जाती हैं। बुढ़े आदमी के नीचे जमीन पर क्रैक्स दिखने लगते हैं जो रूइन के साइंस थे। और फिर ये डीके की हवा टेम्पल को सेंटर बनाकर पूरे डोंगलिन सेक्ट में स्प्रेड हो जाती है। बाहर का एनवायरनमेंट भी इस डीके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और माउंटेन्स और पानी सब डेड और सूखे हो जाते हैं। डोंगलिन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स, जिसमें 2 गोल्डन एक्साल्ट कल्टीवेटर्स भी थे, बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो जाते हैं। पूरा डोंगलिन सेक्ट एक डेड लैंड बन जाता है। सिर्फ स्केलेटन जैसी कॉप्सेस पूरे सेक्ट में भरी हुई थी। टेम्पल के बाहर खड़ा लियू जिनपियाओ हैरानी से ये सब देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि उसे इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही थी। उसके साइड में एक स्केलेटन था जो या तो उसे देख रहा था या फिर स्काई की तरफ। और तभी डोंगलिन टेम्पल
टेम्पल के बाहर एक ह्यूज स्टोन टैबलेट डीके की हवा के साथ स्वीप होती है। ये 1000 फीट से भी ज्यादा लंबी थी और ऐसा लग रहा था जैसे आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो गई हो। उस स्टोन टैबलेट पर ब्लड से लिखे वर्ड्स की एक लाइन, हेवन के फॉर्चून को लॉक डाउन करो और अंडरवर्ल्ड को सील कर दो। जो लोग ट्रू डाओ अचीव नहीं करेंगे वो सफरिंग के सी में डूब जाएंगे और हमेशा के लिए ट्रू डाओ का पाथ लूज कर देंगे। ट्रू डाओ के पाथ पर चलो। ब्लड से लिखे गए वर्ड्स अब ब्राइट रेड नहीं थे बल्कि सूख कर डार्क ब्राउन हो चुके थे। उस स्टोन टैबलेट से एक टेरर का ऑरा निकलकर पूरे डोंगलिन सेक्ट में स्प्रेड हो जाता है। आसमान ऐसे डार्क हो जाता है जैसे किसी लार्ज हैंड ने डोंगलिन सेक्ट के ऊपर सन को कवर कर लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये फोर्स खुद हेवेंस को भी ब्लाइंड कर रही हो। बुढ़े आदमी वांग लिन के पीछे टेम्पल के बाहर स्टोन टैबलेट को देखते हैं और कहते हैं ये वही स्टोन टैबलेट है। वांग लिन पीछे मुड़ता है और स्टोन टैबलेट को देखता है। उसको देखते ही उसके माइंड में एक थंडरस रंबल एको होने लगती है। उसने स्टोन टैबलेट को पहले भी देखा था। उसने इसको केव वर्ल्ड में 7 कलर्ड रेल्म के अंदर देखा था। उसने पहले सोचा था कि 7 कलर्ड रेल्म की स्टोन टैबलेट सॉवरेन ने सेटअप की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। जो चीज वांग लिन को सबसे ज्यादा शॉक करती है वो उस स्टोन टैबलेट पर लिखे वर्ड्स की हैंडराइटिंग थी। वो जितना ज्यादा देखता है उतना ही उसे ये फेमिलियर फील होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पर्सनली किसी को ये लिखते हुए देखा हो। हैंडराइटिंग की नकल करना आसान था लेकिन उसकी ऑरा को इमिटेट करना बेहद मुश्किल था। वांग लिन सिर्फ उस हैंडराइटिंग को ही नहीं बल्कि उसकी ऑरा को भी अच्छे से जानता था। वांग लिन बुरी तरह से स्टार्टल हो जाता है और सोचता है ऑल सीयर, वो इस ऑरा को कैसे भूल सकता था। ये वो पर्सन था जिससे वो केव वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डरता था। ये पर्सन हेवनली डाओ का हिस्सा था जिसे वांग लिन ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसे अब लगने लगता है कि शायद ऑल सीयर अभी भी मरा नहीं है। यहाँ की हैंडराइटिंग और ऑरा 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन के स्टोन टैबलेट की तरह सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी इस स्टोन टैबलेट के अपीयर होने से वांग लिन की केव वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग धुंधली होने लगती है और फिर वो गहराई से सोचता है केव वर्ल्ड, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट, डॉनलिन सेक्ट, इन तीनों जगहों को सिर्फ 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन ही कनेक्ट करता है, लेकिन उसकी सोल 3 हिस्सों में डिवाइड थी और मैं उन्हें सील कर चुका था। तीसरा सोल सू दाओ है। मैं तो केव वर्ल्ड के डॉनलिन सेक्ट में भी गया था। वांग लिन स्टोन टैबलेट को देखता है और उसकी आंखों में कंफ्यूजन भर जाता है और वो सोचता है लेकिन क्यों ये लाइन यहाँ क्यों अपीयर हुई और केव वर्ल्ड में भी ये स्टोन टैबलेट क्यों है, आखिर ये चल क्या रहा है। और वो अपने माइंड में आगे सोचता है डॉनलिन सेक्ट को किसने डिस्ट्रॉय किया और इस स्टोन टैबलेट को यहाँ कौन छोड़ गया। ये हैंडराइटिंग और ऑरा तो ऑल सीयर की है, लेकिन वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में कैसे आया और उसने डॉनलिन सेक्ट को क्यों डिस्ट्रॉय किया और साथ ही 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन। मुझे लगा था वो मर चुका है, लेकिन क्या वो सच में डेड है। केव वर्ल्ड डेफिनेटली इतना सिंपल नहीं है। आखिर इसके अंदर किस तरह का सीक्रेट छुपा है। मुझे लगा था कि मैंने उस वक्त सब कुछ जान लिया था, लेकिन जो मैंने सीखा था क्या वो सिर्फ हिडन ट्रूथ का किनारा ही था। मैं माउंटेन की पीठ पर खड़ा था और मुझे लगा कि मैं पूरा वर्ल्ड देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि माउंटेन के पीछे आंखों का एक जोड़ा मेरे वर्ल्ड को ही देख रहा था। ये सोचते ही वांग लिन को अचानक से एक चिल फील होती है। वांग लिन के पीछे बुढ़े आदमी की होर्स और सैड आवाज एको होती है और वो कहते हैं अगर तुमने अपनी लाइफ में इस हैंडराइटिंग और ऑरा को कभी देखा है तो प्लीज मुझे बताओ। बुढ़े आदमी धीरे से और स्टार्टलिंग फेथ के साथ कहते हैं तुम्हें मुझे बताना होगा। अगर मैं अपना रिवेंज ले सका तो जो भी मुझे क्लू देगा मैं मरने तक उसका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलने के बाद बुढ़े आदमी अपना राइट हैंड वेव करते हैं जिससे वहां एक हवा चलती है और टेम्पल तुरंत अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ जाता है। माउंटेन्स दोबारा ग्रीन हो जाते हैं और डेड डिसाइपल्स इस बात से अनजान खुशी से डॉनलिन सेक्ट में जीने लगते हैं। टेम्पल के बाहर की स्टोन टैबलेट डिसअपियर हो जाती है और बोन्स के पाइल्स भी गायब हो जाते हैं। लियू जिनप्याओ वहां देखता है जहां पर स्टोन टैबलेट था और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लियू जिनप्याओ आसपास देखता है और उसकी हार्ट बीट रुक सी जाती है और वो बोलता है ये किस तरह की मनहूस जगह है। जब वो कुछ डॉनलिन सेक्ट के डिसाइपल्स को देखता है तो उसका फियर और भी स्ट्रांग हो जाता है। टेम्पल के अंदर वांग लिन ने अपने हार्ट के अंदर चल रहे किसी भी शॉक को बाहर नहीं आने दिया और शांति से बोलता है मैं बताऊंगा। बुढ़े आदमी वांग लिन को देखते हैं और फिर काफी देर बाद वो अपना सर नीचे करके अपनी आंखों के दुख को छुपा लेते हैं, लेकिन उनका सर नीचे होने के बाद भी उनकी सैडनेस कम नहीं होती। बुढ़े आदमी अपनी भारी आवाज में कहते हैं क्या तुम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे या फिर तुम यहाँ किसी पर्पस के लिए आए हो। वांग लिन अपने हार्ट में चल रही वेव्स को सप्रेस करके बोलता है मैं डोंगलिन पूल को बोरो करना चाहता हूँ। इन सब चीजों ने उसे एक अजीब सी फीलिंग दी थी और साथ ही शॉक भी कर दिया था। बुढ़े आदमी थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर जेंटली नॉड करते हुए कहते हैं डोंगलिन पूल। और वो आगे कहते हैं डोंगलिन पूल का पानी ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट में सील्ड सोल से कनेक्टेड है। यहाँ जो सोल सील है वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक फॉरेन कल्टिवेटर है। ये इंसान सेलेस्टियल एंसेस्टर से हार गया था और यहाँ सील हर दिया गया था। वो बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन उसका सोल डिसअपियर नहीं हुआ बल्कि वो इस कॉन्टिनेंट की अंडरग्राउंड रिवर के साथ फ्यूज हो गया। डोंगलिन पूल उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ से ये बाहर निकलता है। और वो आगे एक्सप्लेन करते हैं एक कल्टिवेटर सिर्फ 2 बार ही डोंगलिन पूल में एंटर कर सकता है। अगर तुम तीसरी बार उसमें एंटर करोगे तो तुम इमीडिएटली मर जाओगे। बहुत ही कम
हम आउटसाइडर्स जानते हैं कि हमारे डोंगलिन सेक्ट के पास डोंगलिन पूल है। जो लोग जानते हैं वो इसमें एंटर करने की परमिशन के लिए बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार रहते हैं। सेक्ट के बाहर और यहाँ तक कि अंदर भी ये रूमर्स हैं कि डोंगलिन पूल एसेंस ट्रू बॉडीज फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा डोंगलिन सेक्ट कब का सेलेस्टियल क्लैन का नंबर 1 सेक्ट बन चुका होता। हम इसे अपने पास रख भी नहीं पाते और डोंगलिन पूल कब का किसी ग्रैंड एम्पीरियन के द्वारा ले लिया गया होता। और वो धीरे से कहते हैं फिर भी इसने बहुत सारी कंसर्न क्रिएट की है, लेकिन डोंगलिन सेक्ट के फर्स्ट एंसेस्टर ग्रैंड एम्पीरियन डोंगलिन की रेपुटेशन और इस फैक्ट के कारण कि पूल को मूव नहीं किया जा सकता और टाइम के साथ इसका इफेक्ट वीक पड़ जाता है, इसी वजह से कोई इसे स्टील करने नहीं आया। वैंगलिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो बोलता है ग्रैंड एम्पीरियन डोंगलिन। ये पहली बार था जब उसने ये नाम सुना था। बुढ़े आदमी वापस से कहते हैं सेलेस्टियल क्लैन के 5 ग्रैंड एम्पीरियंस इटर्नल नहीं है और कुछ फॉल हो जाते हैं। मेरे डोंगलिन सेक्ट के फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर एक ग्रैंड एम्पीरियन थे, लेकिन वो फॉल हो गए। किसी को भी नहीं पता कि उनकी बॉडी कहाँ गई। बहुत से लोगों ने उनकी बॉडी को सर्च किया जिसमें बाद के कुछ ग्रैंड एम्पीरियंस भी शामिल थे, लेकिन किसी को वो नहीं मिली। और फिर बुढ़े आदमी शांति से कहते हैं एक र्यूमर ये भी है कि अगर कोई एंसेस्टर की बॉडी फाइंड कर ले तो बिना इमॉर्टल गॉड रेल्म के टेस्ट को पास किए ग्रैंड एम्पीरियन बनना पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ एक र्यूमर है। वैंगलिन एक डीप ब्रेथ लेता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोंगलिन सेक्ट का बैकग्राउंड ऐसा होगा और इस सेक्ट में पहले एक ग्रैंड एम्पीरियन अपीयर हो चुका था। बुढ़े आदमी आगे समझाते हुए कहते हैं डोंगलिन पूल का इफेक्ट अब काफी वीक हो चुका है। ये र्यूमर है कि ये एसेंस ट्रू बॉडी फॉर्म करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका रियल इफेक्ट तुम्हें एक अजीब स्टेट में पुट करना है जिसके बाद तुम्हारे पास उस फॉरेन कल्टिवेटर के स्पेशल एसेंस को कॉम्प्रिहेंड करने का चांस होगा। अगर ये फेल हो जाता है तो ये सिर्फ तुम्हारे एसेंसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो फिर इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें कल या परसों देखने को मिल जाएगा।